जब आप सीनियर के साथ आते हैं तो मैं आपको अगर आपको इसको बताऊँ तो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। अगर एक एलएलबी का स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट का एक स्टूडेंट अगर वो सीनियर के साथ कनेक्ट होता है, तो जैसे अगर मैं क्रिमिनल लिटिगेशन में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीके के वर्क होते हैं जब आप सीनियर के साथ आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसके बारे में अगर हम देखते हैं, तो अगर आप आएँगे तो आप देखेंगे कि पहले 156(3) की एप्लीकेशन पड़ती थी। जब डेफिनिटली स्टूडेंट आएगा तो 156(3) सीआरपीसी में एप्लीकेशन अगर आपका एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है, एसपी नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो आप कोर्ट से आप करते हैं, तो आप उसको बहुत व्यवहारिक रूप से देखते हैं, उसकी पिटीशन कैसे फाइल होती है, उसमें एफिडेविट कैसे पड़ता है और उसका प्रोसेस कैसे है, कोर्ट से कब रिपोर्ट कॉल करती है, किस तरीके का आर्गुमेंट, तो उन सारी चीज़ों को आप समझेंगे। बीएनएसएस आने के बाद 173(4) में आपके एडवोकेट साहब, वकील साहब फाइल करते हैं, जब आप उनके साथ रहते हैं तो उन सारे प्रोसेस को आप जानते हैं। दूसरी चीज़ है बेल एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं। बेल एप्लीकेशन जैसे कोई पर्सन के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है या कोर्ट ने किसी को तलब कर लिया है, कंप्लेन केस में कोर्ट ने तलब कर लिया, तो वो पर्सन अपने कोर्ट पे आता है, अपनी बेल कराता है। तो बेल में भी जब आप सीनियर के साथ रहते हैं, तो आप देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस में बेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल पहले जैसे सीआरपीसी में देखेंगे 436 सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस में था। 437 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने हम लोग बेल फाइल करते थे। सेशन कोर्ट में अगर बेल फाइल करना होता है या हाई कोर्ट में फाइल करना हो 439 सीआरपीसी में था। इसी तरीके से जब बीएनएसएस आने के बाद भी इसके उसके रिलेवेंट सेक्शन चेंजेस हो पाए हैं। तो 478 बीएनएसएस में सेक्शंस में हम मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करते हैं, 480 बीएनएसएस में फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, या फिर आप देखेंगे 482 सीआरपीसी 482 आपके बीएनएसएस में हम बेल फाइल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल करते हैं, रेगुलर बेल फाइल करते हैं, इंटरिम बेल फाइल करते हैं, इंटरिम रिलीफ मांगते हैं और और एंटीसिपेटरी बेल करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेल्स जब आप सीनियर एडवोकेट के साथ रहते हैं तो उसको फाइल करना, उसमें आर्गुमेंट करना, उसके प्रोसेस के बारे में आप जो हर कुछ से बहुत चीजें जानते हैं। बेल के बाद चार्ज फ्रेम होने के बाद चार्ज के पहले डिस्चार्ज के बारे में आपके सीनियर जब एप्लीकेशन डालते हैं तो डिस्चार्ज के बारे में आप देखते हैं कब कर सकती है कोर्ट, किस तरीके से कर सकती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कब करती है, सेशन कोर्ट में कैसे किया जा सकता है। उन सारी चीज कमिट के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी होगी। एक राइट है किस पर्सन को देना। और क्या देखते हैं अगर हम देखते हैं चार्ज फ्रेम होने में चार्ज किस किस ग्राउंड में फ्रेम होता है, इन सारी चीजों के बारे में आप देखते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में जब कोई स्टूडेंट जब अच्छे सीनियर के साथ रहता है तो इन सारी चीजों को सीखता है। पूरे प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंसेस जब कंप्लीट हो गए, 21% नहीं आया तो हम जो हाजिरी माफी देते हैं, एग्जामिशन एप्लीकेशन देते हैं, उन सारी चीजों के बारे में लोग व्यवहारिक रूप से समझते हैं। या फिर 313 का स्टेटमेंट जैसे हो गए, जब प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस खत्म हो गए तो हम 313 के सीआरपीसी में हम उसके एक्यूज का स्टेटमेंट कराया जाता है। फिर उसके बाद हम डिफेंस साइड में करते हैं, फाइनल आर्गूमेंट करते हैं, रिटन आर्गूमेंट फाइल करते हैं, 21% ही अपने में विटनेस कर सकता है। तो इन सारी चीजों को व्यवहारिक रूप से जब आप सीनियर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो जो प्रोसीजर है इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी होती है। और भी क्या चीज, बेल जैसे आपने फाइल किया, बेल के बाद आपको आपको बेल बॉन्ड फाइल करना, बेल बॉन्ड में कैसे कैसे आपको फिलअप करना होता है, किस तरीके के फॉर्म्स होते हैं जो आप फिलअप कर पाते हैं। और उसके बाद अगर वो पर्सन जेल में है तो जेल में है तो उसकी रिलीज ऑर्डर जेल जेल अथॉरिटीज के पास कैसे भेजी जाती है। इन सारी चीजों के बारे में जब आप अच्छे सीनियर के साथ रहते हैं तो आप इन सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हैं। और क्या चीज कनेक्ट कर पाते हैं, अगर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट से कन्विक्शन हो गई तो आप उसकी अपील फाइल करते हैं, अपील फाइल करके अपील सेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, वहां से भी आपकी उसकी ड्राफ्टिंग होती है, कैसे किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट करके आपको व्यवहारिक रूप से सारी जानकारी होती है। इवन दैट मजिस्ट्रेट के आर्डर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं तो उसकी अपीलेट कोर्ट में आप कभी कभी रिवीजन भी फाइल करते हैं। जब आप सीनियर के साथ रहते हैं तो रिवीजन हो गया, अपील हो गया, इन सारी चीजों के बारे में, रिलीज ऑर्डर मैंने आपको बताया, रिहाई कैसे भेजी जाती है, बेल बॉन्ड कैसे भरा जाता है, इन और सर्टिफाइड कॉपी जो नकल होती है उसके बारे में आप ढेर सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं और ढेर सारी चीजें आप समझ पाते हैं। तो ये सब चीजें जब आप सीनियर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो इन सारी चीजों को कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, उसमें कितने रिक्वायरमेंट टिकट्स कैसे कैसे हैं, किस तरीके का है, और प्रैक्टिकल अप्रोच में आप देखते हैं अगर आप सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पासपोर्ट केसेस कैसे होते हैं, एससी/एसटी केसेस कैसे होते हैं, गैंगस्टर कोर्ट कैसे होते हैं, एनडीपीएस एक्ट के मामले कहाँ से देखे जाते हैं, एमपीएमएलए से रिलेटेड मामले कहाँ देखे जाते हैं, सेशन कोर्ट में कौन कौन से फाइल्स आते हैं, कमिट कैसे फाइल होती है, मजिस्ट्रेट के यहाँ टीए कैसे पड़ता है, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे पड़ता है, सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कैसे, बहुत ढेर सारी चीजें आप सीखते हैं। यहाँ के आर्डर से अगर आप यहाँ से सेशन कोर्ट में कन्वर्शन कर दिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा मेमो कब लगता है, वकालतनामा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बन जाती है। यहाँ से अगर सेशन कोर्ट ने आपको कन्विक्शन कर दिया तो हाई कोर्ट जाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जेल में जाके आप कैसे वकालतनामे में साइन करते हैं, जेल विजिट कैसे आप करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि एन नंबर ऑफ द चेंजेस या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पे आप ये सारी की सारी चीजें जानते हैं। इससे भी ऐसा नहीं कि ये सब इसी में एकदम क्लियर है,
ये तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो डेली बेसिस पे आप जब सीनियर के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो आप डेली बेसिस पे ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं, जो पूरी लाइफ़ आपको आपको सही-सही क्या चीज़ें हैं कि जब आप रहते हैं तो आप प्रैक्टिकल आपको हर चीज़ें देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। अच्छा, जब आप अच्छे सीनियर के साथ रहते हैं, सिर्फ़ आपको नॉलेज ही नहीं होती, नॉलेज तो ठीक है आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं। नॉलेज के साथ-साथ आपकी लिंक्स बहुत अच्छे-अच्छे लोग के साथ होते हैं। अच्छे सीनियर के साथ रहेंगे तो उनके जितने क्लाइंट्स हो गए, उनके जजेस के साथ भी अच्छे टर्म्स होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ़ उसको आप गलत मैनर में मत लीजिए, जज भी उसी एडवोकेट को बहुत लाइक करता है जो उसकी जजमेंट करने में उसकी मदद करे। अच्छे से जो कोर्ट को असिस्ट करे। अच्छा सीनियर एडवोकेट मतलब वो है कि जो जो कोर्ट को सही तरीके से असिस्ट करे जिससे कोर्ट को जजमेंट देने में आसानी हो। तो जज भी ऐसे लोगों को बहुत एप्रिशिएट करते हैं कि जो लोग उनकी जजमेंट देने में उनकी मदद करते हैं। तो अगर अच्छा सीनियर है तो उसके जज के साथ भी अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे कनेक्शंस है, स्टाफ के साथ उसके अच्छे टर्म्स हैं, कनेक्शंस हैं। इवन दैट अच्छा सीनियर वकील है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, उसके यहाँ के जैसे अब हम लोग इस जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने पुलिस अथॉरिटीज़ हैं डेफिनिटली हम लोग को बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। एसपी हम लोग को बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब हम लोग का सेंस ऐसा है कि जो भी अच्छे सीनियर होंगे उनको बल्कि सिविल एडवोकेट को पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जानता है। अगर सिविल लिटिगेशन में कोई एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है कि उसको पूरा डिस्ट्रिक्ट उसको जाने इन द सेंस ऐसा है कि उसको जैसे अब क्रिमिनल एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट को डीएम से भी हमेशा काम रहता है। गुंडा की कार्रवाई हो गई, गैंगस्टर की कार्रवाई हो गई, तो वकील जाता है बहस करता है। और भी ढेर सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें उसका कनेक्शन रहता है। और भी ढेर सारे वर्क रहते हैं तो उनका इंटरफेयर रहता है, तो वो भी इंसान है तो आना जाना बात व्यवहार होता रहता है। एसपी के पास हमेशा आना जाना बिल्कुल बना रहता है। कोई भी चीज अगर एफआईआर नहीं दर्ज हो, कोई शिकायत करनी हो तो वहां पे है। और तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अच्छा जितने लोग जो जांच किए रहते हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जितने डॉक्टर्स होंगे वो डॉक्टर्स कोर्ट में आते हैं। तो एक अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट या फिर एक अच्छा एडवोकेट जब आप अच्छे सीनियर के साथ रहेंगे तो आपको एक अच्छी नेटवर्किंग मिलती है। अच्छा उनके क्लाइंट्स जो रहते हैं उनके क्लाइंट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छी सी ग्रोथ मिलती है। तो आप देखेंगे कि जब आप अच्छे सीनियर के साथ कनेक्ट रहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक नॉलेज नहीं होती, आपको एक अच्छी नेटवर्किंग मिलती है, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, जो आपके करियर के लिए, आपके आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा जो कंक्लूज़न है कि अगर आप ना लॉ ग्रेजुएशन में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली आप एक अच्छा सीनियर कनेक्ट कीजिए। देखिए, अच्छा सीनियर कनेक्ट करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अच्छे सीनियर के साथ नहीं रहेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसी सीनियर के पास जाइए क्योंकि देखिए लॉ का में आप धीरे-धीरे ग्रोथ करिए ज़्यादा अच्छा है। आप ढेर सारे एडवोकेसी में भी देखिए कोई कोई भी डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं अच्छे-बुरे दोनों लोग होते हैं। आप ऑनेस्टी सीखिए, जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स पे आप कंसीडर कीजिए कि धीरे-धीरे आपको ग्रोथ करना है और आपको आपको हर चीज़ें समझना है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे आपके कैरेक्टर पे, जिससे आपके थॉट प्रोसेस पे, जिससे आपके प्रिंसिपल्स पे कोई डाउट हो। अच्छे सीनियर के साथ आप रहेंगे तो मोरली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो और वैसे भी आप जब स्टूडेंट हैं तो अगर आप देखेंगे तो आप प्रोफेशनल एथिक्स आपका एक एक चैप्टर भी है, आप उसे बहुत ब्रॉड लेवल पे पहुँचेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आप इन सब चीज़ों के साथ रहेंगे तो स्टूडेंट हैं तो अच्छे सीनियर के साथ कनेक्ट कीजिए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप ग्रोथ कीजिए जो आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने में, क्रिमिनल लिटिगेशन में बहुत बड़ा करने में आपके लिए डेफिनिटली बहुत बेनिफिट होगा।